नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर आधारित कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे से शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने आए अर्जुन की है। अर्जुन एक मेहनती लड़का है और बचपन से पढ़ाई में तेज है। अर्जुन के माता पिता ने अपने बच्चे के लिए किसी भी चीज की कसर नहीं छोड़ी थी। अर्जुन के दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि उसे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना है और समाज के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे उसका परिवार गर्व महसूस कर सके। कॉलेज में प्रवेश लेने के पहले ही दिन अर्जुन ने महसूस किया कि यह जगह न सिर्फ शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यहाँ राजनीति की भी एक गहरी जड़ें फैली हुई हैं। कॉलेज में कई छात्र संगठन सक्रिय थे, जिनका मुख्य उद्देश्य कॉलेज की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाना था। ये संगठन विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे और इनमें से कुछ तो राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़े हुए थे। अर्जुन जब पहली बार कॉलेज के कैंपस में कदम रखता है तो उसे यहाँ की चहल पहल और उथल पुथल से अचंभित हो जाता है। क्लासरूम से लेकर कैंटीन तक हर जगह छात्र राजनीति की चर्चाएं होती हैं। यहाँ के छात्र नेता अपने अपने विचारधाराओं का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वह भी इस राजनीति का हिस्सा बनेगा या फिर अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगा। कैंपस का माहौल तनावपूर्ण है, खासकर जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर छात्र संगठनों के बीच मतभेद उभरते हैं। ये संगठन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ने लगते हैं, जिससे पूरे कॉलेज में अराजकता फैल जाती है। छात्रों के बीच गुटबंदी और संघर्ष का माहौल है और इसमें नए छात्रों को आसानी से खींचा जा सकता है। अर्जुन ने शुरू में ये तय किया था कि वह राजनीति से दूर रहेगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन कॉलेज में बिताए कुछ ही दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि राजनीति से दूर रहना इतना आसान नहीं है। उसने देखा कि छात्र संगठनों के माध्यम से छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और कई बार इन संगठनों के बिना छात्रों की आवाज दबा दी जाती है। एक दिन कैंटीन में अर्जुन की मुलाकात अंजलि से होती है। अंजलि का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली है। वह कॉलेज में एक प्रमुख छात्र संगठन की सक्रिय सदस्य है और अर्जुन को राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। वह उसे बताती है कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे इस संघर्ष का हिस्सा बनना होगा। अर्जुन शुरुआत में हिचकिचाता है, लेकिन धीरे धीरे वह अंजलि की बातों से सहमत होने लगता है। इस बीच विवेक, जो कि एक प्रमुख छात्र नेता है, विवेक के पिता नाम रमेश है और रमेश एक स्थानीय नेता है। रमेश ने बहुत कोशिश की लेकिन वो एक बड़ा नेता नहीं बन सका। लेकिन रमेश चाहता है कि विवेक कॉलेज का प्रेसिडेंट बने ताकि फिर रमेश अपनी पार्टी वालों से सिफारिश करके विवेक को जिला अध्यक्ष बना दे। इसी कारण रमेश विवेक पर बहुत दबाव रखता है, यहाँ तक कि रमेश विवेक के कुछ फैसलों पर विवेक की पिटाई भी कर देता है। इसी कारण विवेक चाहता है कि कॉलेज में कोई भी उससे ज्यादा लोकप्रिय न बने और अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर विवेक अर्जुन को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश करता है। लेकिन अर्जुन को उसके इरादों में खोट नजर आता है और वह विवेक के गुट से दूरी बनाकर रखता है। इससे विवेक नाराज हो जाता है और वह अर्जुन के खिलाफ साजिशें रचने लगता है। अर्जुन ने खुद का एक छोटा समूह बनाने का फैसला किया, जिसमें वह उन छात्रों को शामिल करता है जो राजनीति में सुधार चाहते हैं। उसके इस कदम का कई छात्रों ने स्वागत किया, लेकिन इसे चुनौती भी मिली। अर्जुन के समूह के खिलाफ विरोधी संगठन खड़े हो गए और उन्होंने अर्जुन के समूह को तोड़ने की कोशिश की। अर्जुन का पहला संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसने कॉलेज में एक छोटे से मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। वह एक प्रोफेसर की अनुचित व्यवहार के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसे छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने की आदत थी। इस मुद्दे पर अर्जुन ने छात्रों को संगठित किया और प्रबंधन के सामने अपनी बात रखी। विवेक शुरुआत में तो अर्जुन के इस कदम के खिलाफ नहीं था, लेकिन जब इन सब बातों का रमेश को पता चलता है तो रमेश विवेक को बहुत खरी खोटी सुनाता है। रमेश विवेक को बताता है कि उसे कॉलेज प्रशासन का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर विवेक अब कॉलेज प्रशासन का साथ देगा तो आने वाले प्रेसिडेंट चुनाव में कॉलेज प्रशासन विवेक का साथ देगा। अपने पिता की बात मानकर विवेक अर्जुन के खिलाफ प्रचार करता है और साथ ही अर्जुन का साथ देने वाले बहुत से छात्रों को डराकर आंदोलन से पीछे हटने को कहता है।
कुछ छात्र तो डर भी जाते हैं, लेकिन बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो विवेक से नहीं डरे और अर्जुन का साथ देते रहे। विवेक ने अर्जुन को भी धमकाया और आंदोलन को खत्म करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए छात्रों के हक की लड़ाई जारी रखी। अंततः कॉलेज प्रशासन को छात्रों की मांग माननी पड़ी और प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह अर्जुन की पहली जीत थी, जिसने उससे कॉलेज में एक नई पहचान दी। इस जीत के बाद अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने तय किया कि वह राजनीति में और सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा। अर्जुन के इस शुरुआती संघर्ष ने उसे राजनीति की वास्तविकता से रूबरू कराया। उसने समझा कि राजनीति केवल आदर्शवाद से नहीं चलती, बल्कि इसमें धैर्य, सूझबूझ और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला भी शामिल है। अब अर्जुन के सामने नई चुनौतियां थीं और वह उनके लिए तैयार था। इस आंदोलन ने अर्जुन को न केवल एक नेता के रूप में उभारा, बल्कि उसे राजनीति की जटिलताओं और उसकी आवश्यकताओं का भी एहसास कराया। अब अर्जुन के सामने एक बड़ा चुनाव था और उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अर्जुन की पहली जीत ने उसे कॉलेज में एक उभरते हुए नेता के रूप में स्थापित कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कॉलेज की राजनीति में टिके रहने के लिए सिर्फ आदर्शवाद और साहस काफी नहीं था, यहाँ गठबंधन, समर्थन और रणनीति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्जुन ने ये समझ लिया था कि अगर उसे बड़े चुनाव में जीत हासिल करनी है, तो उसे और अधिक संगठित और रणनीतिक बनना होगा। पहली जीत के बाद अर्जुन का समूह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कई छात्र जो पहले राजनीति से दूर रहते थे या किसी अन्य संगठन से जुड़ने में संकोच करते थे, अब अर्जुन के समूह में शामिल होने लगे। अर्जुन का समूह अब एक छोटे लेकिन प्रभावशाली संगठन के रूप में उभर रहा था। अर्जुन ने अपने संगठन का नाम सत्यव्रत रखा, जो कि सत्य और न्याय की दिशा में उसके उद्देश्य को दर्शाता था। इस समूह के सदस्य कॉलेज के विभिन्न वर्गों से थे और सभी का एक ही उद्देश्य था, कॉलेज में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण राजनीति की स्थापना करना। समूह में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया ताकि कॉलेज के हर कोने से छात्रों की आवाज को सुना जा सके। इस प्रकार सत्यव्रत का विस्तार हो गया और यह कॉलेज के बड़े संगठनों के लिए एक चुनौती बनने लगा। अर्जुन सबसे ज्यादा तो विवेक के लिए चुनौती बनता जा रहा था। विवेक के सामने ही अर्जुन कुछ दिनों में ही एक छात्र से कॉलेज का बहुचर्चित छात्र नेता बन गया था और इसमें विवेक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कॉलेज में मुख्य चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी और अर्जुन को ये समझ में आ गया था कि इस बड़े चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उसे अकेले लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। उसे अपने समूह को मजबूत करने के लिए गठबंधन बनाना आवश्यक था। अर्जुन ने देखा कि कॉलेज में पहले से ही कुछ बड़े और प्रभावशाली संगठन मौजूद थे जो वर्षों से राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए थे। इनमें से एक संगठन का नेतृत्व विवेक कर रहा था, जो कि अर्जुन का मुख्य प्रतिद्वंदी था। विवेक के पास अनुभव, संसाधन और छात्रों का समर्थन था, जिसे चुनौती देना आसान नहीं था। दूसरा प्रमुख संगठन नवोदय था, जिसका नेतृत्व श्रुति नामक एक होशियार और बुद्धिमान लड़की कर रही थी। श्रुति की राजनीति में काफी गहरी समझ थी और वह अपने संगठन को निष्पक्षता और समर्पण के साथ चला रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि श्रुति का समर्थन उसकी जीत में अहम भूमिका निभा सकता है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह श्रुति के साथ गठबंधन करेगा, क्योंकि उनके उद्देश्यों में काफी समानता थी। हालांकि दोनों के कार्य करने के तरीके अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही कॉलेज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते थे। श्रुति से पहली मुलाकात के दौरान अर्जुन ने उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताया और सुझाव दिया कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें। श्रुति ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह इस गठबंधन को लेकर तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी। उसने अर्जुन से समय मांगा ताकि वह अपने संगठन के सदस्यों से विचार विमर्श कर सके। जब विवेक को अर्जुन और श्रुति के संभावित गठबंधन की जानकारी मिली, तो वह चिंतित हो गया। उसे डर था कि अगर ये दोनों मिल गए, तो उसके संगठन को कड़ी टक्कर मिल सकती है। विवेक ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अर्जुन के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया। इस सब में विवेक का साथ विवेक की प्रेमिका सुमन भी देती है। सुमन कॉलेज की लड़कियों में श्रुति से भी ज्यादा लोकप्रिय थी।
विवेक ने अर्जुन के खिलाफ अफवाहें फैलाने के लिए अपने समर्थकों का इस्तेमाल किया। उसने अर्जुन के नैतिक चरित्र पर सवाल उठाए और उसे कमजोर और अनुभवहीन नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की। विवेक की ये चालें कुछ हद तक सफल भी रहीं, क्योंकि कई छात्र अर्जुन के नेतृत्व पर संदेह करने लगे थे। हालांकि अर्जुन के पास इस सब का जवाब था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह भी उसी स्तर पर उतरकर जवाब दे। उसने तय किया कि वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा। कई दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद श्रुति ने अर्जुन से मिलने का फैसला किया। उसने बताया कि उसके संगठन के सदस्य भी इस गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। श्रुति ने अर्जुन को बताया कि वह गठबंधन तभी करेगी जब उनके संगठन को पर्याप्त स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अर्जुन ने श्रुति की शर्तों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि इस गठबंधन से दोनों संगठनों को फायदा होगा। इस प्रकार अर्जुन और श्रुति ने अपने संगठन सत्यव्रत और नवोदय को मिलाकर एक मजबूत गठबंधन बनाया। इस गठबंधन की खबर कॉलेज में आग की तरह फैल गई और इससे विवेक और उसके समर्थकों में हलचल मच गई। अब जबकि गठबंधन हो चुका था, अर्जुन और श्रुति ने मिलकर चुनाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि वे कॉलेज के विभिन्न वर्गों में जाकर छात्रों से मिलेंगे और उन्हें अपनी नीतियों और उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त कैंपेनिंग टीम बनाई जिसमें दोनों संगठनों के सदस्य शामिल थे। ये टीम कॉलेज के हर कोने में जाकर छात्रों से बात करती, उनकी समस्याओं को सुनती और उन्हें इस गठबंधन के समर्थन में वोट देने के लिए प्रेरित करती। कैंपेनिंग के दौरान अर्जुन और श्रुति ने महसूस किया कि कॉलेज के कई छात्र राजनीति से ऊब चुके थे और उन्हें यह एक बेकार की प्रक्रिया लगती थी। इन छात्रों को जागरूक करना और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन अर्जुन और श्रुति ने हार नहीं मानी। उन्होंने छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें से कुछ शैक्षिक ही थे। गठबंधन बनने के बाद अर्जुन और श्रुति का संगठन कॉलेज में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली बन गया। विवेक को अब अर्जुन अपने प्रेसिडेंट बनने के सपने बीच की सबसे बड़ी दीवार लगने लगता है। इसी कारण विवेक सत्यव्रत संगठन के छात्रों और नवोदय संगठन के छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता है। विवेक की ये चाल कामयाब भी होती है। दोनों संगठनों के सदस्यों के बीच मतभेद उभरने लगते हैं। श्रुति के संगठन नवोदय के कुछ सदस्यों को सत्यव्रत के सदस्यों के साथ काम करने में दिक्कत होने लगी। वहीं अर्जुन के संगठन के कुछ सदस्य श्रुति की सख्त नेतृत्व शैली से नाखुश थे। इन आंतरिक संघर्षों ने गठबंधन की एकता को खतरे में डाल दिया। अर्जुन और श्रुति ने इन समस्याओं को हल करने के लिए कई बैठकें की, जिसमें उन्होंने अपने सदस्यों के साथ खुलकर बात की। उन्होंने समझाया कि अगर वे इस गठबंधन को सफल बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर एक टीम के रूप में काम करना होगा। कॉलेज में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी और अर्जुन और श्रुति के गठबंधन ने चुनावी तैयारी को तेज कर दी थी। अर्जुन और श्रुति ने मिलकर एक मजबूत प्रचार अभियान की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे कॉलेज के विभिन्न वर्गों और हॉस्टल्स में जाकर छात्रों से मिलेंगे और उन्हें अपने संगठन की नीतियों के बारे में बताएंगे। अर्जुन और श्रुति ने छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता दी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रस्ताव पेश किए। उन्होंने कॉलेज की सुविधाओं में सुधार, सस्ती किताबें और शैक्षिकी सहायता की पेशकश की और सुनिश्चित किया कि छात्रों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया जाए। विवेक और उसके संगठन ने भी चुनाव में पूरी ताकत लगा रखी थी। उन्होंने अर्जुन और श्रुति के गठबंधन के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सवाल उठाए। अर्जुन और श्रुति ने विवेक की आलोचनाओं का सामना करते हुए अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखने की कोशिश की। वे जानते थे कि चुनावी प्रचार का ये दौर केवल उन्हें चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि यह भी एक परीक्षा थी कि वे कितनी मजबूती से अपने सिद्धांतों पर कायम रह सकते हैं। अर्जुन और श्रुति का संगठन अब इतना बन गया था कि विवेक को डर लगने लगा था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। हालांकि विवेक चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और विवेक का साथ उसकी प्रेमिका सुमन, साथ ही विवेक के दोस्त रवि और साहिल, साथ ही बहुत से छात्र भी हैं।
विवेक का संगठन कोई कमजोर संगठन नहीं है, लेकिन अब ये हर किसी को पता लग चुका है। कॉलेज में लहर अर्जुन और श्रुति की बनी हुई है और इसी कारण से विवेक का डरना स्वाभाविक है। रमेश ने जब कॉलेज चुनाव की स्थिति जानी तो उसने विवेक को अपने पास बुलाया। विवेक के सामने आते ही रमेश शुरू हो गया और रमेश ने एक पिता अपने बेटे को जिस हद तक डांटता है उसे बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया और विवेक को बहुत ज्यादा जलील किया। रमेश ने विवेक को ये कह दिया था कि अगर घर में आए तो प्रेसिडेंट बनकर आए वरना घर न आए। दूसरी तरफ कॉलेज में सुमन प्रचार को जारी रखे हुए है। सुमन ने चुनाव प्रचार में अपनी सारी जान डाल रखी थी। प्रचार के समय ही सुमन के ग्रुप का सामना श्रुति के ग्रुप से हो जाता है। उन दोनों में कुछ बात होती है और वो बहस रूप ले लेती है। अब जहां इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं वो भी अलग अलग ग्रुप के, तो और सोने पे सुहागा ये कि सभी के सभी जवान और गर्म खून, तो बात बहस पर कहां रुकने वाली थी। उन सभी की आपस में झड़प हो गई, लेकिन समय रहते वहां अर्जुन और विवेक आ गए जिन्होंने दोनों ग्रुप को अलग अलग कर दिया। विवेक रवि और सचिन के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। विवेक बहुत ही ज्यादा टेंशन होता है। अर्जुन की लोकप्रियता, रमेश का दबाव और कॉलेज का चुनावी माहौल, सारी बातें विवेक के दिमाग में घूम रही थी। आधी रात को सुमन अपने हॉस्टल रूम से निकलकर हॉस्टल के बाहर आ गई। सुमन के आते ही दो लड़कों ने अंधेरे में सुमन पर हमला कर दिया। उन दोनों लड़कों ने सुमन को बहुत मारा। इसके बाद दोनों लड़के वहां से भाग गए। सुबह होते ही ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई कि सुमन पर रात को अर्जुन और श्रुति के संगठन ने हमला कर दिया, जिसके कारण सुमन अब अस्पताल में भर्ती है। ये बात सुन अर्जुन और श्रुति दोनों हैरान हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट उनकी बात पर भरोसा नहीं करता है। विवेक को जब इसका पता चला तो वो अस्पताल पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि सुमन पर कई बार चाकू से वार किया गया, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर है। इसके बाद विवेक अस्पताल से गुस्से में निकला और सीधा अर्जुन पर हमला कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। विवेक चिल्ला चिल्ला कर कहता है उसने सुमन के साथ ऐसा क्यों किया। अर्जुन विवेक को भी समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। साथ ही वहां जितने भी स्टूडेंट थे सभी को चिल्लाकर कहता है कि उसने सुमन पर हमला नहीं किया और न करवाया। इसके बाद कॉलेज में मतदान शुरू हो गया। दिन भर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चला, लेकिन अर्जुन और श्रुति के समर्थक मायूस थे, क्योंकि उनको पता था कि सुमन पर हमला चाहे अर्जुन ने किया है या नहीं किया है, लेकिन इस बात का असर वोटिंग पर जरूर पड़ेगा। दिन भर मतदान होने के बाद परिणाम का समय आ जाता है। अर्जुन के चेहरे पर तो मायूसी ही होती है, जैसे कि उसे पता ही हो कि क्या परिणाम रहेगा। परिणाम में पता चलता है कि विवेक चुनाव जीत गया है। विवेक ये सुन बहुत खुश होता है और विवेक ये खबर देने सुमन के पास जाता है, लेकिन तब तक सुमन की अस्पताल में ही मौत हो जाती है। इससे विवेक को बहुत गहरा सदमा लगता है। सुमन की मौत होने से सारा कॉलेज सदमे में होता है। उनमें से कुछ ने तो अर्जुन पर गुस्से में हमला भी किया। सबसे जरूरी, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सुमन पर हमला किसने किया। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर रघु कॉलेज में आता है। रघु एक ईमानदार, होशियार और निडर पुलिस ऑफिसर है। अर्जुन को लगता है कि रघु भी पहले अर्जुन को ही रिमांड पर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रघु कॉलेज में आते ही पहले पूरे कॉलेज में घूमने लगा, जहां पर रघु ने कॉलेज स्टूडेंट से ही कॉलेज के माहौल का पता किया और साथ ही पता किया कि सुमन की किसके साथ दुश्मनी थी और किसके साथ दोस्ती। रघु फिर लड़कियों के हॉस्टल गया, जिसके बाद फिर लड़कों के हॉस्टल में भी गया। रघु ने पहले अर्जुन और श्रुति से पूछताछ की, लेकिन दोनों से ही पूछताछ करते समय रघु को कुछ गलत नहीं लगा। लेकिन जब रघु विवेक से पूछताछ कर रहा होता है तो रघु विवेक से पूछता है कि हमले की रात तुम कहाँ थे, तो रघु बताता है कि वो तो हॉस्टल था, लेकिन रघु ने हॉस्टल में पहले ही पता कर लिया था उस रात विवेक और विवेक के दो दोस्त हॉस्टल में नहीं थे। फिर विवेक बताता है कि वो कुछ काम के लिए मेरे घर पर गए थे। जब रघु विवेक से कुछ और सवाल पूछता है तो वो अपनी हालत ठीक न होने की कहता है और वहां से चला जाता है। विवेक के दोस्त भी रघु के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। वो तो सिर्फ एक बात ही रटे हुए थे कि सर हम तो मतदान की प्लानिंग के लिए विवेक के घर पर थे। रघु विवेक के घर पर पूछताछ करने पहुंचता है तो रमेश रघु से बदतमीजी से बात करता है, जिसका जवाब रघु भी अच्छे से देता है, जिसके कारण रमेश की अकड़ धरी की धरी रह जाती है।
रघु ने जब रमेश के नौकरों से विवेक के घर आने का समय पूछा तो जो समय नौकरों ने बताया उससे कुछ समय पहले ही सुमन पर हमला हुआ था। इसका मतलब हमले के समय वो घर पर नहीं थे। अब रघु को विवेक पर शक यकीन में बदलता हुआ लग रहा था। इसके बाद सुमन की कॉल रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें पता चलता है कि सुमन के पास आखिरी कॉल विवेक ने किया था। ये देखते ही रघु बिना समय गंवाए विवेक और उसके दोनों दोस्तों को रिमांड पर ले लेता है। ये बात जब रमेश को पता चलती है तो रमेश कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और विवेक को छोड़ने की मांग करता है। रमेश वहां कुछ बड़े नेताओं की सिफारिश लगाता है और रघु से उनकी बात करवाता है, लेकिन रघु इसमें डरा नहीं। रघु ने उन्हें बता दिया कि यही मेन सस्पेक्ट है। सारे काम कानून के मुताबिक ही हो रहे थे तो वो नेता भी रघु का विरोध नहीं कर सके और रमेश को पुलिस स्टेशन से खाली हाथ जाना पड़ता है। रमेश के वापस जाने के कारण अब विवेक का हौसला टूट जाता है और वो रघु को बता देता है कि सुमन पर हमला उसी ने करवाया था। विवेक बताता है कि मेरे पापा ने मुझ पर कॉलेज प्रेसिडेंट बनने का दबाव बनाया था, लेकिन कॉलेज का माहौल अर्जुन को प्रेसिडेंट बनाने का था। इसी बीच चुनाव के पहले दिन जब सुमन और श्रुति में लड़ाई हुई थी और मुझे ये लड़ाई एक मौका लगा चुनाव जीतने का, मैंने सुमन पर हमला करके इल्जाम अर्जुन पर डालने का प्लान बनाया जिससे कि स्टूडेंट्स अर्जुन को नफरत और मुझे सिंपैथी, जिसके कारण मैं चुनाव जीत जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही, मैं चुनाव जीत गया जिसके बाद कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। विवेक रघु को बताता है कि सिर लेकिन सुमन की हत्या करने का प्लान हमारा नहीं था, वो चाकू किसी और ने मारे हैं। इस पर रघु पूछता है तो तुम्हें नहीं पता कि वो चाकू किसने मारे हैं? तो विवेक मना करता है और बताता है कि जब मुझे सुमन को चाकू लगने की बात पता चली तो मैं सीधा रवि और सचिन के पास गया और उन पर सुमन को चाकू मारने के कारण गुस्सा हुआ, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया कि उन्होंने ये नहीं किया। तब रघु बताता है कि ये चाकू सचिन ने मारा था क्योंकि तुमसे पहले सचिन ने सुमन को कई बार प्रपोज किया, लेकिन सुमन हर बार सचिन की बेइज्जती करती थी। सचिन तब से सुमन पर गुस्सा था और फिर सुमन तुम्हारे साथ रिलेशन में आ गई, जिसके बाद सचिन वैसे तो कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन जब तुमने उसको सुमन पर हमला करने के लिए कहा तो उसे भी तुम्हारी तरह मौका नजर आया और ले लिया अपनी बेइज्जती का बदला। सब सुनकर विवेक हैरान होता है और फिर रोने लगता है कि उसने कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने और अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनजाने में हत्या की दी। इस बात का जब कॉलेज स्टूडेंट्स को पता चलता है तो वो सभी अर्जुन से माफी मांगते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर सर्वसम्मति से बिना चुनाव किए ही अर्जुन को कॉलेज का प्रेसिडेंट बना देते हैं। अर्जुन भी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। अर्जुन ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया और अपने कार्यों के माध्यम से छात्रों के हित में काम किया और आगे काम करते रहने का वादा किया। आप सभी दर्शकों से विनती है कि अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।